अम्मा ऐसा मुमकिन नहीं, मैं शाज़े से शादी कर चुका हूँ, अब तो मेरा एक बेटा भी है, उन्होंने खुशी से अपने बेटे का बताया। तो मैं क्या करूँ, ना वो मेरी बहू है ना इसकी कोई औलाद मेरी कुछ लगती है। अम्मा बिल्कुल ही संग दिल हो चुकी थी। बहुत बहस के बाद वो कराची वापस चले गए थे। इनके और इनकी माँ के दरमियान एक सर्द दीवार हाइल हो गई थी। शुरू में तो शाजिया पूछ पूछ कर थक गई फैज साहब इनकी परेशानी की वजह, मगर आखिर को बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। फैज साहब ने जब अपनी माँ की शर्त के हवाले से बताया तो एक पल को तो शाजिया अपनी जगह हिलकर रह गई थी, मगर फौरी कुछ कह ना सकी। बहुत दिनों बाद हिम्मत कर उन्होंने फैज साहब को नैन तारा से शादी करने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में इनकी और फैज की बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, मगर आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। सिकंदर 1 साल का था जब उन्होंने नैन तारा से निकाह किया। शुरू में वो महीने में एक बार नैन तारा के पास इस्लामाबाद आ जाया करते थे, मगर फिर अम्मी जान के बहुत फोर्स करने के बाद उन्हें शाजिया को लेकर इस्लामाबाद ही शिफ्ट होना पड़ा। गोया के घर दोनों के अलग थे, मगर फिर भी एक शहर में होने के बावजूद मसले दरपेश आने लगे। नैन तारा के यहाँ भी औलाद होने वाली थी। अपनी जानब से फैज बहुत कोशिश करते थे कि दोनों को बराबर के हकूक दे पाते, मगर ये सब नामुमकिन सा था। हर गुजरते दिन के साथ नैन तारा मजीद टेंशन का शिकार होने लगी। आखिरकार इनके यहाँ छोटी सी एनी ने जन्म लिया। नैन तारा को लगा कि अब इसके बाद फैज इसे भी वैसे ही तवज्जो देने लगेंगे जैसे वो शाजिया और इसके बेटे को देते हैं, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। वक्त तो गुजरता गया, मगर फैज साहब का रवैया दिन ब दिन बद से बदतर होने लगा। नैन तारा दिमागी तौर पर बीमार रहने लगी। अक्सर अपनी बेबसी का सारा गुस्सा वो अपनी छोटी सी एनी को मार पीट कर निकाल लिया करती थी। 4 साल बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नैन तारा और शाजिया दोनों के पैर एक साथ भारी हुए। दोनों उम्मीद से हुई। अब नन्ही एनी भी चीजों को समझने लगी थी। इसकी माँ से वो एक फासले पर थी। सारा दिन इसकी दादी इसका ख्याल रखती। नैन तारा किसी खला में घूमती रहती। अब नैन तारा ये जिद लगाकर बैठ चुकी थी कि फैज शाजिया को छोड़कर मुकम्मल तौर पर नैन तारा को अपना ले, मगर फैज ऐसा करने को बिल्कुल भी राजी न थे। फिर इस दिन फैज इंतहाई शिकस्ता खुदा हालत में अपनी माँ के घर से निकले और रोड एक्सीडेंट में जान बहक हो गए थे। इनके गुजरते लोगों की बातों का असर था, ये न जाने क्या वो शाजिया सिकंदर को अपने घर ले आई। शाजिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ। इसी दिन नैन तारा के यहाँ भी बेटे ने ही जन्म लिया था, मगर हैरत की बात तो ये थी कि इन दोनों बच्चों की शक्लें आपस में इस कदर मिलती थी कि कोई इन दोनों को देख अंदाजा न कर पाता कि कौन रामेश है और कौन हाशिर है। फैज साहब अपनी जिंदगी में अपनी तमाम तर जमा पूंजी शाजिया के नाम कर चुके थे, जिसे फैज साहब की वालदा ने इंतहाई चालाकी का सबूत देते हुए नैन तारा के नाम करवा दिया था। वो तो कराची वाला मकान भी नैन तारा के नाम करवा देती अगर इस रात शाजिया इनकी और नैन तारा की गुफ्तगू न सुन लेती। अगली सुबह फजर की अजान होते नैन तारा बिना कुछ कहे वहाँ से अपने बच्चों को लेकर कराची रवाना हो गई थी। कराची पहुंचकर वो इनके घर आई, जहां उन्होंने फैज साहब के साथ बहुत मोहब्बत भरे दिन गुजारे थे। यहां आकर शाजिया एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू की और शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। माहाना अखराजात इन पैसों से पूरे होने लगे। उन्होंने सारी जिंदगी ऐसे मेहनत करके अपने बच्चों को पाला, किसी मुकाम तक पहुंचाया। दूसरी जानब नैन तारा ने शाजिया की इनकी जिंदगी से चले जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि शाजिया को हर पल अपने सामने बर्दाश्त कर पाना इनके लिए नामुमकिन था। वक्त बीतता गया, इनके बच्चे भी बड़े हो गए, मगर वो बचपन की तकलीफ और बगैर बाप के जिंदगी गुजारना एनी में तलखी भर गया था। इसके अंदर इतना जहर भरने की जिम्मेदारी भी दादी की थी। एनी के अंदर भरा जहर एनी आहिस्ता आहिस्ता हाशर में भरने लगी। कब इन दोनों बहन भाइयों के अंदर बदले की आग ने जोर पकड़ा, किसी को भी खबर ना हुई। रबेल सिकंदर क्या सच में इस्लामाबाद चला गया है? अम्मी जी इसके बराबर परेशान सी सूरत लिए आकर बैठी थी। पता नहीं, रबेल ने कंधे उचकाए थे। एक बार कॉल तो करो इसे जरा, अम्मी जी ने धीमे से कहा था। अम्मी जी आप बेफिक्र रहिए, सिकंदर कराची से नहीं जाएगा। रबेल ने इन्हें तसल्ली दी। रबेल हम इन सब चीजों को कैसे संभालेंगे? अम्मी जी की परेशानी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मी जी बस आप देखती जाइए। रबेल ने सामने राहदारी की जानब देखते कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अम्मी जी मन मनाई थी। अम्मी जी वो आ रहा है, शुरू हो जाए जल्दी। रबेल ने इन्हें अलर्ट होने को कहा। रबेल सर थाम कर अफसुदा सी सूरत बनाकर बैठ गई। रबेल ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बेटा ये मुल्क ही छोड़कर चला गया। ना तुम मेरे बेटों की जिंदगी में आती, ना सब होता, न जाने किस दुश्मन की नजर खा गई मेरे बच्चों को। अम्मी जी ने इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा। हाशा जो अभी अंदर आया था अंदर का माहौल देख ठटका। मैंने क्या किया आखिर अम्मी जी? मेरी तो जिंदगी ही खेल रही है मेरे साथ। रबेल ने मसनूई आंसू पूंछे। पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चों का। अम्मी जी के चेहरे पर छाए गमज़ाद तासरात देख रबेल के लिए अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं पता आपके बच्चों का क्या होगा, अभी तो मुझे बस अपनी फिक्र है। और हाँ, रामेश वापस आ गया है ना, तो इससे पूछ लें। इसने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी इसके कागजात आपको ला कर दिए थे, इसने कहाँ रखे थे? मुझे नहीं बताया था उसने।
रबेल ने बिगड़े हुए तेवर लिए मुंह बनाकर कहा था। हाँ, रामेश आ जाए तो इससे पूछती हूँ। अम्मी जी ने सर को जुम्बश दी और साथ ही गर्दन हल्की सी तिरछी कर रामस को देखकर चौंकने की अदाकारी की। अरे रामस, आगे तुम, अच्छा हुआ बेटा आगे तुम। वो जो तुमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीदी थी, इसके कागजात तुम निकाल कर दे दो ताकि वो मैं बाकी के कागजात के साथ रख दूं संभाल कर। और वैसे भी तुमने ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही ली थी ना, अब मेरे ख्याल से इसे बेच देना चाहिए। अम्मी जी की बात पर हाशिर के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। अम्मी जी ठीक है। हाशिर ने सूखे पड़ते लबों पर जुबान फेरी, उठकर सीधा कमरे में भागा। इसे कमरे की जानिब भागते देख रबेल ने अम्मी जी की जानिब जानदार मुस्कुराहट उछालकर आंख दबाई थी, तो अम्मी जी ने भी मुस्कुराकर सर नफी में हिलाकर रह गई थी। तुम्हें लगता है ये हमारा प्लान चलेगा? अम्मी जी ने फिक्रमंदी से पूछा तो रबेल आंखें चुंधा कर मुस्कुराई थी। अम्मी जी, ये प्लान चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। रबेल की बात पर अम्मी जी ने आमीन कहा। रबेल धीमे सिरों से खिलखिलाई थी। सिकंदर को आज की फ्लैट नहीं मिल सकी थी इस्लामाबाद की, इसीलिए वो एक दिन इसका होटल में स्टे करने का इरादा रखता था। सिकंदर ने अपने दिमाग को इधर उधर की फालतू सोचों से निकालने के लिए खुद को दफ्तर के काम में उलझाना चाहा। सिकंदर ने जैसे अपना लैपटॉप खोला, सामने एक स्टिकी नोट लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा हुआ था। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर स्टिकी नोट उतारा तो इस पर लिखा था, लैपटॉप ऑन करो। सिकंदर ने जल्दी से लैपटॉप का पावर बटन दबाया। यकदम लैपटॉप की स्क्रीन रोशन हुई और सामने जो कुछ खुला और लिखा था वो सब देख इसका दिमाग झुंझुना उठा। इसने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। वो सदमे में घिरा कई लम्हे यूं ही बैठा रहा। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो एनी इसकी छोटी बहन एनी थी। वो इस वक्त अजीब सी जज्बाती कैफियत का शिकार था जिसे बयान कर पाना नामुमकिन सा था। सिकंदर को बस अब रबेल के मैसेज का इंतजार था। इसका मैसेज मिलते ही इसे घर के लिए यहाँ से निकलना था। इसके अंदर बेचैनी इस कदर बढ़ने लगी थी कि इसे एक सेकंड पर कई घंटों का मानत तवील महसूस हो रहा था। दूसरी जानब रबेल रामिस के परेशानी से घर से निकलते ही इसके कमरे में भागी थी। साइड पर रखा छोटा सा कैमरा उठाकर इसने अपने हाथ में लिया, कमरे से बाहर भागी। सिकंदर को मैसेज भेजा। मैसेज मिलते ही सिकंदर वहाँ से निकलकर घर की जानब गामजन हुआ था। रबेल ने कैमरे को सिकंदर के आने तक हाथ से जाने न दिया और अच्छा हुआ कि सिकंदर हाशिर के आने से पहले घर वापस आ गया था। रबेल ने वो कैमरा सिकंदर की जानब बढ़ाया तो इसने थाम लिया। कैमरे की चिप निकालकर लैपटॉप से कनेक्ट कर देखी और जो सबूत इन्हें चाहिए थे वो मिल गया था। सिकंदर ने पुलिस को कॉल की। हाशिर जैसे दोबारा घर आया, इसके पीछे पुलिस भी अंदर आई। इसके हाथों को हथकड़ियों में जकड़ दिया गया था। पहले तो हाशिर ने रामिस होने की बहुत अदाकारी की, मगर वो वीडियो क्लिप जिसमें वो एनी से अपनी परेशानी बयान कर रहा था, न जाने एनी ने क्या कहा जिस पर वो भड़क उठा था। हाशिर का रंग फीका पड़ चुका था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसे पुलिस गिरफ्तार कर लेकर जा चुकी थी। वहां थाने में हाशिर के मोबाइल से कॉल कर एनी को बुलवाया गया था। एनी रातों रात कराची आ गई थी। अपने भाई का जेल में होना इसे बहुत तकलीफ दे रहा था। सिकंदर कमरे में पुरस्कून सा बैठा इसे काम करते नरम गरम निगाहों से तक रहा था। रबेल आते जाते इसकी निगाहों का इत्तकाज खुद पर महसूस करती लब कुचल कर रह जाती। इधर आओ। सिकंदर ने भारी लहजे में इसे अपनी जानब बुलाया। रबेल के गाल दहक उठे थे। काम कर रही हूँ, बोलो। रबेल ने खुश्क होते हल को थूक निगलकर तर्क किया। सिकंदर इसके जवाब पर इससे लो देती नजरों से घुरा। इधर आओ ना, इसने मिन्नत की थी। रबेल ने इसे घुरा। खामोशी से ड्रेसिंग टेबल समेटने लगी। तुम आ रही हो या मैं आ जाऊं? सिकंदर ने धमकी दी थी। क्या है, काम करने दो ना, इसने जलकर कहा था। तुम करती रहो ना काम, रोका किसने है तुम्हें? बस 5 मिनट के लिए मेरे पास आकर बैठ जाओ, सिकंदर ने नरमी से कहा था। नाचार रबेल को मुंह बनाकर इसके मुकाबल आखिर बैठना पड़ा। सिकंदर ने इसका नरम मखरूती हाथ थामा। रबेल ने निगाहें उठाकर सिकंदर की जानब तका। वो इसके हाथ को अपने हाथ में देख मुस्कुरा रहा था और रबेल इसे देखकर, मेरे हाथ को देख मुस्कुरा क्यों रहे हो? रबेल ने नरम से लहजे में इस्तफसार किया था। सिकंदर ने लब दबाकर गहरी सांस भरी थी। क्यों नहीं मुस्कुरा सकता क्या तुम्हारी नाजुक मखरूती हाथों को देखकर? सिकंदर ने अपना अंगूठा इसके हाथ की पुष्ट पर मसला था। मुस्कुरा सकते हो, मगर कोई वजह तो होगी ना यूं मुस्कुराने की। रबेल की आंखों में एक अलोही चमक कूद आई थी। तुम्हें पता है, ये सोच कि ये हाथ मैं दोबारा इतने हक से कभी थाम नहीं पाऊंगा, मेरी सांस रुकने लगी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं लगा सकते कि कुछ दिन किस कदर तकलीफ से गुजरे हैं। रबेल, तुम में कुछ तो बात है जो किसी और में नहीं। जब तुम्हें देखता हूँ तो सारी थकन उतर जाती है। जब तुमसे बात करता हूँ तो दिल पर लगे हजारों जख्म मोदमल होना शुरू हो जाते हैं। जब तुम उतरा कर मेरे पास से गुजर जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई ताज़ा हवा का झोंका मुझे छूकर गुजरा हो, जो एक खूबसूरत जिंदगी की नवीद देता हो। तुम्हारे बगैर रहने का तस्वर ही सुहाने रूह है।
ऐसा क्यों है रबेल, ऐसा क्या है तुम में जो मुझे किसी और में नहीं दिखा? सिकंदर का लहजा मखमूर हुआ तो रबेल की पलकों की बाढ़ आरज़ों पर आ टकी। इसका दिल इस रफ्तार से धड़कने लगा कि रबेल के लिए इस कमबख्त दिल को संभालना ही नामुमकिन होने लगा। सिकंदर, काम करना है मुझे। उफ, एक तो ये तुम और ये तुम्हारा कामों से ऑब्सेशन। सिकंदर ने जलकर कहा था। इसका सारा मूड वो गारत कर चुकी थी। ऑब्सेशन नहीं मगर जरूरत जिंदगी है। रबेल ने अपना हाथ इसके हाथ से सहूलत से निकाला। सिकंदर का मुंह खुला का खुला रह गया था। यार, ये इंतहाई गलत बात है। सिकंदर ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा? रबेल ने अच्छा को खींचा। सिकंदर ने इसे घूरा मगर वो बिना इसकी घूरियों पर कोई खासा तवज्जो दिए अपने काम में लग गई। सिकंदर दिल सोच सी शक्ल बनाकर बैठा रह गया। एनी ने थाने जाकर हाशिर को छुड़वाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। आखिर इसने सिकंदर के घर जाने का फैसला किया क्योंकि वो अपने छोटे भाई को ऐसी तकलीफ में सलाखों के पीछे कैद नहीं देख सकती थी। एनी ने डोरबेल बजाई। रबेल ही ने दरवाजा खोला। इसे देख रबेल के माथे पर शक्लों का जाल नुमाया हुआ था जिससे एनी ने कोई खातर ख्वाह तवज्जो न दी थी। मुझे सिकंदर से मिलना है, एनी ने अटक कर कहा था। आ जाओ। रबेल दरवाजा मुकम्मल वाह कर पीछे हुई तो एनी ने झिझकते हुए कदम अंदर धरे। सिकंदर कमरे से बाहर आया तो एनी के मुकाबले बैठा। मेरे भाई का कोई कसूर नहीं, इसे रिहाई दे दो। एनी का अंदाज न डर था। क्यों किया तुमने ये सब? सिकंदर ने सद निगाहें इस पर टिकाई थी। क्या ये बताने की मुझे जरूरत है कि सब मैंने क्यों किया? एनी का लहजा नम था। सिकंदर ने गहरी सांस भरी। हाँ, जरूरत है क्योंकि मुझे सच में अभी भी तक समझ नहीं आई कि तुमने ये सब क्यों किया। मैं तुम्हारे मुंह से इस सब की वजह जानना चाहता हूँ। सिकंदर संजीदगी से कहा तो एनी तमख्सर से हंसी। ओह, तो यूं कहो ना कि मेरा तमाशा बना देखना चाहते हो। एनी का लहजा जख्मी था। ऐसा ही समझ लो। सिकंदर को कोई फर्क ना पड़ता देख इसने गहरी सांस भरी। ठीक है तो सुनो। तुम लोगों का सुकून बर्बाद करना चाहती हूँ। मेरा बचपन तुम लोगों की वजह से बर्बाद हुआ। सारी जिंदगी बाप के प्यार को तरसती रही मगर माँ के प्यार को भी तरसती रह गई। माँ जो बच्चों को अपनी आगोश में समा लेती थी वही माँ मुझे धत्कार दिया करती थी। मेरी जिंदगी की महरूमियाँ इतनी है कि बयान से बाहर है। इन सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। मेरी माँ ने सारी जिंदगी पागलपन के दौरों को झीलते गुजार दी। मैं चाहती थी तुम्हारी माँ भी पागल हो जाए। तुम्हारी पहली महबूब तरीन बीवी, इसे भी मैंने रकम अदा की थी तुमसे निकाह करके तुम्हारी जिंदगी का सुकून बर्बाद करने को। और तो और तुम्हारे भाई रामिस का कार एक्सीडेंट भी मैंने करवाया था। मैंने तो रबेल को भी तुम्हारी जिंदगी से निकाल देना चाहती थी ताकि तुम भी वही दर्द तकलीफ महसूस करो जो मैंने किया। एनी की आंखों से आंसू कतार दर कतार बहने लगे। एनी, दूसरों को बेसुकून करने की ख्वाहिशमंद खुद को कभी सुकून नहीं पाने देती। सिकंदर ने अफसोस से कहा था। नहीं चाहिए मुझे सुकून। सारी जिंदगी सुकून को तरसती रही हूँ, अब भी नहीं चाहिए सुकून। एनी ने सिसक पड़ी थी। एनी, तुमने जो कुछ किया मैं ये सब भुलाकर चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। सिकंदर ने नरमी से कहा। मुझे नहीं बढ़ना आके, मैं अपनी माजी से चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकती। एनी की हिचकियां बंद गई थी। सिकंदर उठकर इसके बराबर आकर बैठा। इसका सर अपने कंधे पर टिकाया। सिकंदर का कंधा मिलते इसे ऐसे लगा जैसे इसे अपने बाप का कंधा मुयस्सर आ गया। वो जिस कदर बिलक बिलक कर रोई थी सबकी आंखें भी भीग गई थी। एनी, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ बचपन से लेकर आज तक सहा वो तुम्हारा हक नहीं था, ना ही तुम्हारी किसी गलती की सजा थी। वो जुल्म था जो तुम्हारे साथ हुआ। मुझे सब पर बेहद अफसोस है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमें माफ कर दो। सिकंदर ने नरम से लहजे में कहा था। मैं क्या किसी को माफ करूंगी? मैं तो खुद सबकी गुनाहगार हूँ। मैंने रामस का कत्ल करवाया, मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की, मैंने रबेल की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया, सबका सुकून बर्बाद करने में लगी रही। एक पल को सुकून भी ढंग से हासिल ना कर सकी मैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सबसे। अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट पड़ी थी। सिकंदर ने इसके सर को सुलझाया था। हमने माफ कर दिया तुम्हें, तुम हमें माफ कर दो। सिकंदर ने नरमी से मोए कहा था। ऐसे कैसे तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम जानते हो इस रोज जब मैंने तुमसे टकराई थी मैंने एक बारीक कांटे जितनी सुई के जरिए तुम्हारी बॉडी में जहर अंडेला था। स्लो पॉइजन था वो, तुम मर जाते। सिकंदर संजीदगी से तकता रहा। मुझे पता है कि वो स्लो पॉइजन था। मैंने दवाओं के जरिए इसका इलाज करवा लिया था। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। सिकंदर की बात पर इसने आंसू से भरी निगाहें उठाई। प्लीज माफ कर दो। वो सिसक पड़ी। माफ कर दिया मैंने? सच में? इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। सच में, सिकंदर ने प्यार से कहा था। प्लीज हाशिर को भी माफ कर दे ताकि हम यहाँ से चले जाएं। एनी ने नम आंखें झुकाकर कहा था। आता ही होगा हाशिर। शुक्रिया। रबेल, सॉरी, तुम्हारे एतमाद को मैंने बहुत ठेस पहुंचाई। एनी उठकर रबेल के मुकाबले आकर खड़ी हुई थी। इट्स जस्ट नॉट ओके।
बट फिर भी इट्स ओके। रबेल ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया तो एनी की आंखों में एक बार फिर तशक्कर के आंसू चमके। थैंक यू। एनी के पास अल्फाज ही न थे कुछ कहने को। हाशिर के आते एनी हाशिर को लेकर वापस इस्लामाबाद चली गई थी। सिकंदर ने इसे रोकने का ऑर्डर भी दिया मगर वो सहूलत से इनकार कर गई। रात के 12 बज रहे थे। सिकंदर दबे दबे कदम उठाता कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो रबेल गहरी नींद में गर्क थी। सिकंदर ने धीरे से इसके सरहाने बैठकर इसके नरम सुर्ख रुखसार को लबों से छुआ। रबेल नींद में जरा सा कसमसाई थी। क्या कर रहे हो? इसने चिड़े हुए लहजे में कहा था। कुछ भी तो नहीं कह रहा मैं। एक तुम भी तो ना, इतनी जल्दी सो गई। सिकंदर ने गुलाब का फूल इसके चेहरे पर फेरा। रबेल ने हल्की सी नींद से बोझल होती आंखें वाह करके इसे घूरा। नहीं करो ना यार। रबेल ने गुलाब इसके हाथ से छीनना चाहा जब सिकंदर ने बर वक्त गुलाब को इसकी पहुंच से दूर कर दिया। उठो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिकंदर ने इसे बाजू से खींचकर जबरदस्ती बैठाया तो रबेल ने सिकंदर के सीने पर सर रखकर आंखें मूंद गई। रबेल, सिकंदर ने खफगी से दहाई दी। यार प्लीज सीधी होकर बैठो ना, सच में सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सिकंदर ने इसे सीधा किया। बोलो, रबेल ने चिढ़कर कहा। आई लव यू। सिकंदर ने गुलाब का फूल इसकी जानिब बढ़ाया था। ये सरप्राइज था? रबेल ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, ये नहीं। सिकंदर ने अपनी पॉकेट में से एक छोटी सी मखमली डबिया निकाली और इसे खोलकर इसमें से रोज गोल्ड रिंग निकालकर इसे दिखाई थी। मेरे लिए है? रबेल ने हैरत से पूछा। नहीं, मेरे लिए, सिकंदर ने जलकर कहा। अच्छा ना, चलो दो फिर। पहनूं मैं? रबेल ने इसके हाथ से अंगूठी लेकर पहनना चाहिए। अरे ऐसे कैसे मैं पहनाऊंगा? सिकंदर ने अंगूठी को मुट्ठी में कैद किया। इसका नाजुक मरमरी हाथ थामा, इसके नाजुक सी उंगली में अंगूठी उतारी, इसका हाथ धीरे से अपने लबों से लगाया। रबेल मुस्कुराई। शुक्रिया जनाब। रबेल ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालना चाहा। शुक्रिया की कोई बात नहीं मलका हुसन। सिकंदर ने आगे बढ़कर इसके चेहरे पर झुकना चाहा मगर रबेल ने अपना दूसरा हाथ बीच में हाइल कर दिया। सिकंदर ने मुंह बनाकर इसे घूरा। ये गलत बात है। सिकंदर ने दुहाई दी थी। गलत है तो गलत ही सही। रबेल ने शरारत से भरपूर निगाहें इसकी निगाहों से मिलाई थी। ऐसे तो आप हमें खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रही हैं। अगर अब हम अपनी बदमाशी पर उतर आए तो हाय क्या होगा आपका सिवाय जिंदगी। सिकंदर ने इसे वार्न किया था। अगर आप अपनी बदमाशी पर उतर आए ना तो ये मत भूलिएगा कि हम भी किसी से कम नहीं। अपने पे आ जाएं तो अच्छों को सबक सिखा सकते हैं। रबेल ने बिना इसकी बात को सीरियस लिए कहा। अच्छा, सिकंदर ने भवें उचकाई थी। जी बिल्कुल, अब जो होगा इस सब में आपकी अपनी ही गलती होगी। सिकंदर ने इसे खींचकर अपने बेहद करीब कर दिया, इतना कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे का चेहरा झुलसाने लगी। कई लम्हे यूं ही इसकी झुकी पलकों की चिलमन को तकता रहा और फिर धीरे से अकीदत भरा लम्स इसकी आंखों पर छोड़ा। रबेल ने कसमसा कर इसकी गिरफ्त से निकलना चाहा मगर वो इसकी सांसें अपनी सांसों में भरता इसकी सांसें पीने लगा। रबेल ने हल्की सी मजाहमत की मगर सिकंदर ने इसकी मजाहमत को सिरे से नजरअंदाज कर दिया और इसकी सांसें छोड़ता इसकी गर्दन पर जा बजा अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ने लगा। रबेल को इसकी गिरफ्त से राह फरार का कोई रास्ता ना मिला तो वो अपने दिमाग में आते पहले आइडिया पर अमल दरामद कर गई। वो यकदम ऐसे चिल्लाने लगी जैसे बहुत तकलीफ में हो। सिकंदर के ऊपर छाया फसू यकदम उड़ा, साथ इसके हाथ पैरों के तोते भी उड़े और इससे दूर हुआ। रबेल क्या हुआ? सिकंदर ने घबरा कर इसका गाल सुलहाया। सिकंदर, दर्द हो रहा है मुझे बहुत एकदम से। वो अपना पेट पकड़कर सिसक रही थी। सिकंदर ने परेशानी से इसका माथा छुआ। रबेल क्या हो गया यार मेरी जान? सिकंदर का रंग जर्द पड़ चुका था। पानी। रबेल ने सिसकते हुए एक्टिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे। पानी? मैं लाया। सिकंदर कमरे के दरवाजे की जानिब भागा जब रबेल ने हाथ पर हाथ मारकर ताली बजाई और कहका लगाने लगी। सिकंदर के पैर जमे वो मुड़ा और सब एक लम्हे में समझ गया। तैश से सुर्ख होता चेहरा लिए वापस इसके सर पर आन खड़ा हुआ। ये क्या हरकत थी? मैं डर गया था। तुम्हें कोई एहसास भी है? हर चीज मजाक नहीं होती। सिकंदर ने जलकर कहा था। क्या यार मजाक था, पूसा मत करो। रबेल ने लब बसूरे। ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं था। सिकंदर ने इसके बाल खींचे। औच! रबेल ने सर मसला। कुछ खाने को ला दो। इसने मुंह बसोर कर बच्चों की तरह इसके गिद्ध अपने बाजू बांधे तो सिकंदर ने सर को नफी में जुम्बश दी। कम खाओ नहीं तो खा खा कर मोटी हो जाओगी। सिकंदर ने इसके लबों को धीरे से छुआ। रबेल ने इसकी बाहों में मजीद खुद को छुपाया। नहीं होती मोटी, मुझे भूख लगी है यार। रबेल ने जिद्दी बच्चों की तरह कहा था। अच्छा बताओ क्या खाओगी? सिकंदर ने प्यार से पूछा था। आइसक्रीम। आइसक्रीम? हैरत है, वैसे पहली बार सुन रहा हूँ कि आइसक्रीम से भी पेट भरता है। तुम्हें इससे क्या मेरा पेट भरता है? रबेल ने इसके पेट पर मुका बनाकर कहा तो सिकंदर ने करहा कर कहका लगाया था। अच्छा ना जालिम औरत, जाकर देखता हूँ शायद फ्रिज में रखी हो आइसक्रीम। सिकंदर ने प्यार से कहा था। जल्दी जाओ।
रबेल ने इसे अपने पास मजीद एक सेकंड भी नहीं लगाने दिया था।